करेंगे। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई हैं, फिनविक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर। प्रबलीन, वेलकम टू द शो। प्रबलीन से बातचीत करेंगे। पहले बता दें आपको इस शो में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, ये शो आप लाइव देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योरमनी लिखकर, और साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com। तो ये रहा तरीका इस शो में शामिल होने का। प्रबलीन हमारे साथ कनेक्टेड हैं और काफी सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं। क्वेश्चंस पर जाने से पहले आज बात करेंगे फाइनेंशियल मिस्टेक्स की, वो गलतियां जो आप और हम जाने अनजाने में करते हैं जब भी हम अपने फाइनेंसेस प्लान करते हैं। वो मिस्टेक्स क्या हैं, कैसे आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज नोट कीजिएगा। प्रबलीन आपकी हेल्प करेंगी ये बताने में। तो प्रबलीन बताइए वो गलतियां जो बहुत कॉमन हैं और आमतौर पे इन्वेस्टर्स करते हैं। नमस्कार दीपाली, ग्रेट टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग। सबसे पहली गलती मेरे ख्याल से जो निवेशक करते हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी के प्रोसेस में, वो होती है कि हम बजटिंग नहीं करना चाहते हैं कि जो हमारी तनख्वाह आती है उसमें से हम कितने खर्चे कर रहे हैं, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, किस चीज़ पे हम खर्च रहे हैं। वो हम थोड़ा बोरिंग भी मानते हैं, टीडियस भी होता है, बट विदाउट नोइंग कि आपके पास जो पैसा आ रहा है आप उसको कैसे खर्च रहे हैं, आप कहाँ खर्च रहे हैं, आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो नहीं सकती है, और तभी आप लीकेजेस पकड़ पाएँगे कि आप कहाँ पे शायद ज़रूरत से ज़्यादा खर्च रहे हैं, या थोड़ी फ़ज़ूल खर्ची को बचाने के तरीके भी आपके तभी निकल सकते हैं। तो सबसे पहली गलती है बजटिंग को ना करना। सेकंड मिस्टेक दीपाली है कि आज के टाइम पे मेरे ख्याल से हमारे अराउंड इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम बहुत आसानी से डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स और अपने ऊपर डेट इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कर सकते हैं, हम पर्सनल लोन्स ले सकते हैं, और हमारा बढ़ता कंफर्ट भी है डेट के साथ। तो कहीं न कहीं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने एस्पिरेशनल गोल्स स्पेशली जैसे आपके बड़े परचेजेज़ हो गए, या कई बार इवन डाउन पेमेंट गाड़ियों की, उसके लिए भी लोग पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ मिस्टेक नंबर 2। तो अपने ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ऋण नहीं बढ़ने देना है। आपको अपना डेट टू इनकम रेशियो उसको काबू में रखना है, 40% ऑफ योर टेक होम से नीचे होना चाहिए। तीसरी गलती जो हम लोगों ने, मेरे ख्याल से हम मुसीबत के टाइम पे ही इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास एक कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए, जिसको हम अक्सर ओवरलुक करते हैं अच्छे समय में। हमें लगता है शायद कोई मुसीबत नहीं आएगी तो कहाँ मेरा पैसा ये 4-5-6% के रिटर्न पे पड़ा हुआ है, हमें कंटिंजेंसी फंड की ज़रूरत नहीं है। वो गलती नंबर 3 है, वो ज़रूर होना चाहिए, और वो पैसा आपको कभी भी मार्केट्स में नहीं लगाना है। पॉइंट नंबर 4 दीपाली, कि हम अक्सर दूसरों को देखते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को देख के, उनके प्लान्स को देख के हम कॉपी करना चाहते हैं, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या वो हमारे लिए उतने ही सूटेबल हैं या नहीं है। और उस चीज़ को जब हम बस ऐसे ही रेप्लिकेट करते हैं, हम किसी की कॉपी कर लेते हैं, तो वो हमारी फाइनेंशियल जर्नी के लिए ऑप्टिमल हमें रिजल्ट्स नहीं दे सकते। तो हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। आप प्लीज़ अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए और अपने गोल्स को सेट करिए। 5वीं चीज़, रिटायरमेंट मेरे ख्याल से हम सबके दिमाग में होता है, पर कहीं न कहीं हमें लगता है कि अभी बुढ़ापा दूर है, क्योंकि रिटायरमेंट के साथ कहीं न कहीं ये एक चीज़ जुड़ी है कि ठीक है, अभी तो 60 साल तक, 55 साल तक नौकरी चले, बट हम रिटायरमेंट को ऐश को, तो हम लोग अपने कंपाउंडिंग का जो एक एडवांटेज हमें मिल सकता है समय के साथ, उस चीज़ का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और जो आपका पैसा बहुत छोटी रकम भी सालों में जितना बड़ा आपको एक रकम दे सकती है, 10 साल की एसआईपी आपको 30 साल में साढ़े 3 करोड़ दे सकती है, वहीं 40 साल की 40 लाख हज़ार की एसआईपी भी आपको 10 साल में केवल 23 लाख रुपए देगी। तो हम कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा नहीं उठाते अगर हम रिटायरमेंट जैसे गोल्स को ओवरलुक करें। उसके बाद जो छठी गलती है, इमोशंस को बीच में लाना। अच्छी मार्केट्स के चलते हम बने रहना चाहते हैं निवेश में, बट दीपाली जब मार्केट्स गिरती है, हम अक्सर पैसा निकालना चाहते हैं, और अपनी एसेट एलोकेशन की परवाह ना करते हुए हम कंफर्टेबल अपने एसेट क्लासेस की तरफ जाना चाहते हैं। वो एक बहुत बड़ी गलती है, हमें बने रहना है मार्केट्स के उतार-चढ़ाव में। 7th मिस्टेक जो हमने देखी है वो है डाइवर्सिफाइंग हम नहीं करते हैं अपने पोर्टफोलियो की, क्योंकि अक्सर हमें कुछ एसेट क्लासेस के साथ ज़्यादा स्नेह होता है, जैसे रियल एस्टेट कई बार हम बहुत अधिक खरीद लेते हैं, या हम फिक्स्ड इनकम में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, तो हम अपनी एसेट एलोकेशन का पूरा ध्यान नहीं देते हैं, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, तो उनको हम सही तरीके से अगर डिप्लॉय नहीं करेंगे,
तो हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। आठवीं गलती जो मेरे ख्याल से बहुत क्रूशियल है, वो है कि इन्फ्लेशन क्योंकि हमें सामने दिखता नहीं है, हालाँकि हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को महसूस ज़रूर करते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क को छोटा समझना और मार्केट के रिस्क को बड़ा समझना। इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है जो हमारे पैसे की कीमत को लगातार घटाती है। आज आपका 1 करोड़ 10 साल बाद उसकी कीमत 55 लाख रह जाएगी, 20 साल बाद उसकी कीमत करीबन 31 लाख रह जाएगी और 30 साल बाद उसकी कीमत करीबन साढ़े 17 लाख रह जाएगी। तो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ना आपकी पैसे का बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पैसा ग्रोथ एसेट्स में डालें। तो इन्फ्लेशन को कभी भी गोल सेटिंग में नहीं भूलना है। सेकंड लास्ट जो मिस्टेक है वो है कि हम इंश्योरेंस को भी थोड़ा बैक बर्नर पे रख देते हैं कि कौन टर्म प्लान लेगा, इसमें कोई रिटर्न तो मिल नहीं रहा है, ठीक है थोड़ा सा हेल्थ कवर ले लिया है, बाकी ऐसे ही चल रहा है। और एक आपका हॉस्पिटल का बिल आपको पूरी जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत से लेके आखिरी तक जो आपने इतने अच्छे से अगर की है उसको बिगाड़ सकता है। तो आपको हेल्थ कवर जरूर रखना है अपने लिए और ऐसे ही आपके पास लाइफ कवर होना चाहिए ताकि आपके जो नियर एंड डियर वंस है, आपकी फैमिली है, वो सुरक्षित हो आपके जाने के बाद भी। एंड फाइनल थिंग इज रिव्यूइंग। अक्सर हम इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ओवर आपको बार-बार चेक नहीं करने अपने रिटर्न्स और रिव्यूइंग का मतलब अपने रिटर्न्स चेक करना नहीं है दीपाली। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि निवेशक जाएँ, अपने गोल्स को रिव्यू करें, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट्स उन गोल्स के साथ अलाइन्ड है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करें और अपने निवेश को और अपने फाइनेंशियल प्लान को 6 महीने से लेके 1 साल में डेफिनिटली एक बार चेक करें और उसकी करेक्शन करें। सो ये ब्रॉडर 10 मिस्टेक्स हैं जो हम कॉमनली देखते हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी में और जो मेरे ख्याल से हम सब कहीं न कहीं इनमें से कुछ गलतियाँ ज़रूर हमने की है या हम करते हैं। अब आप व्यूअर्स के ऊपर है बेसिकली, जो प्रबलीन ने 10 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, इसे आप फाइनेंशियल मिस्टेक्स के थ्रू देखें या फिर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप्स के तौर पे देखें, बट आई एम श्योर इंपॉर्टेंट है और इनको फॉलो कीजिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। और जैसे आखिर में प्रबलीन ने कहा कि पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए रिव्यू करने का काम शुरू करते हैं। और जो पहले कॉलर हैं तुषार, वो हमारे साथ कनेक्टेड है औरंगाबाद से। तुषार नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? दीपाली मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा SIP है 45,000 का एंड करंट कॉर्पस इज 60 lakh and I want to retire 2031. So can I reach my target of 3 CR? ओके ओके 3 करोड़ का टारगेट है 2031 तक का। फिलहाल आपकी एसआईपी जो चल रही है उसको कितना समय हो चुका है, कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर चुके हैं? 60 lakh. 60 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। फिलहाल इनके फंड्स देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, साथ ही इनके पास है निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स, डीएसपी स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, एचडीएफसी मिड कैप, एक्सिस मिड कैप। बताइए प्रबलीन कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो और क्या सजेशन इनके गोल पर? तुषार जी 2031 तक रिटायर होना चाहते हैं तो इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा छोटा हो जाता है। अब से लेके अराउंड 7 इयर्स का हमारे पास समय है। करंट पोर्टफोलियो जो है दिवाली इनका 45,000 का एसआईपी और 60 लाख का जो इनके पास अभी लमसम इकट्ठा हो चुका है। उसके साथ अगर हम एक 12% का एक्सआईआरआर लेके चलें तो इस गोल में थोड़ा शॉर्टफॉल होगा। अगर हम 15% तक का भी एक्सआईआरआर लेके चलेंगे तब भी थोड़ा डेफिसिट रहेगा। बट अगर तुषार जी अपना होराइजन 10 साल तक बढ़ा दें, तो फिर इस गोल को वो काफ़ी कंफर्टेबली रीच कर जाएँगे इवन 12% के एक्सआईआरआर रिटर्न्स पे। और इनफैक्ट अगर उस टाइम पे उनको थोड़े भी अधिक रिटर्न मिले तो आराम से 3.5 करोड़ तक ये जमा कर पाएँगे। तो अगर आप थोड़ा-सा अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, रिटायरमेंट का जो गोल है उसको 2-3 साल आप आगे कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली रीच कर सकते हैं तुषार जी। अदरवाइज़ आप थोड़ा-सा अपना इन्वेस्टमेंट अभी से बढ़ाइए। 7 इयर्स है, आपके पास ना कंपाउंडिंग का टाइम कम है। इसलिए ये जो रिटर्न्स ज़्यादा आने से भी आपका जो सब्सटैंशियल फ़र्क नहीं पड़ रहा है टारगेट जो आपका कॉर्पस है उसको अचीव करने में। अब आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। आपके पास एक लार्ज कैप है, 3 मिड कैप हैं, 2 स्मॉल कैप हैं, एक फ्लेक्सी कैप, एक गोल्ड और एक हाइब्रिड फंड। मेरे ख्याल से हमें 3 मिड कैप फंड्स की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। निप्पॉन और एक्सिस का आपस में काफ़ी ओवरलैप भी है। 40 प्रतिशत से ज़्यादा का ओवरलैप है।
मेरे ख्याल से आप निपॉन को जो दूसरा फंड है आपका एचडीएफसी का, उसको आप कंटिन्यू कर लीजिए मिड कैप में। एंड स्मॉल कैप में भी आप एक फंड को आप कंटिन्यू कर लीजिए जिसमें आपके पास ज्यादा कॉर्पस है, एंड दूसरे को आप स्टॉप कर दीजिए, बिकॉज 7 years है, अगेन योर पोर्टफोलियो विल बिकम मोर रिस्की। आपका जो हाइब्रिड फंड है वो और आपके लार्ज कैप में का भी पोर्टफोलियो ओवरलैप अधिक है, बट बिकॉज आपका 7 years का होराइजन है ना, आप बाद में एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, तो आप दोनों को कंटिन्यू कर लीजिए। बट अगर आपको कहीं पे भी यहाँ लगता है कि आप एक कैटेगरी में 2 फंड्स रखना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप एक एक्टिव एंड एक पैसिव फंड का कॉम्बिनेशन चूज करिए। बट आई डोंट वांट टू चेंज योर पोर्टफोलियो टू मच, क्योंकि 7 years में हम आपके कंपाउंडिंग प्रोसेस को ज्यादा ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। बट आई थिंक मिड कैप्स में से आप डेफिनेटली एक को स्टॉप कर सकते हैं। सो आप एक्सिस को स्टॉप करके एचडीएफसी एंड निपॉन को कंटिन्यू करिए। चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बात करते हैं अब धवल जिवानी से, सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। धवल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा मैडम, मैंने अभी 2-3 महीने में लमसम इन्वेस्ट किए हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में, और मेरा टारगेट 15 साल का है। ओके, तो कितना कॉर्पस अचीव हो सकता है? मैं ये लमसम सेम अमाउंट एवरी ईयर कर सकता हूँ? और दूसरी क्वेरी है कि मेरे पोर्टफोलियो में 2 सेक्टोरल फंड है, तो उसमें से मेरे को एक आदित्य बिरला पीएसयू फंड है, वो मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी बताए कौन सा मैं रिप्लेस करूँ। ओके। तो प्रबलीन, आपने सुना 3.5 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट है और ये हर साल सेम अमाउंट लमसम डाल सकते हैं। 15 इयर्स का होराइजन है, 1.5 करोड़ का टारगेट है, प्लस इनकी एक ही एसआईपी है 3000 पर मंथ की टाटा स्मॉल कैप में। जैसे इन्होंने कहा, आदित्य बिरला का जो पीएसयू फंड है उसके परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा डाउट है, तो उसे बदलना है या फिर नहीं। तो बताइए इनकी चॉइसेस, लमसम प्लस एसआईपी, आपके व्यूज प्लस इनके गोल पर आपकी सलाह। पहले गोल की बात कर लेते थे दीपाली। इनका जो टारगेट है, अगर ये अपनी 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, अपनी एसआईपी को भी कंटिन्यू करेंगे, तो इनका गोल अचीव हो जाएगा। 12% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स अगर हम लेके चले एग्जायर। सो ओवरऑल जो टारगेट है उसको अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज का जरूर, जैसे अभी हमने इन्फ्लेशन की बात की, तो थोड़ा सा धवल जी इस चीज का जरूर ध्यान रख लें कि जो आज 1.5 करोड़ है उसकी कीमत अराउंड 15 इयर्स के बाद आज से करीबन 65 लाख के करीब होगी। तो कोशिश करके अगर आप बीच में थोड़ा स्टेप अप कर सकते हैं अपने निवेश को और भी ज्यादा, तो आप जरूर करिएगा, ताकि आपको कल को कोई भी तरीके का उसमें कमी ना लगे कि उस आपने पैसे को अधिक ग्रो नहीं कर पाए हैं। आपके जो फंड्स हैं उसमें आपने 2 रखे हैं फंड्स, कॉन्ट्रा और वैल्यू से। मेरे ख्याल से कॉन्ट्रा एंड वैल्यू से एक फंड आपके लिए काफी है। ये एक ऐसी कैटेगरी है क्योंकि जहां पे हमें 2 फंड्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अगर एसबीआई या आईसीआई में से एक को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास एक स्मॉल कैप है, टाटा का स्मॉल कैप काफी अच्छा है, इसमें आप थोड़ा सा एक लमसम डाल के एसटीपी भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें रिस्ट्रिक्शन है, हम लमसम डाल नहीं सकते और स्मॉल कैप्स इस टाइम पे आपको डालना भी नहीं चाहिए। पर आप एक एसटीपी इसमें शुरू कर सकते हैं, एक जैसे 50,000 साइड में रख के, उससे ऑन अ वीकली बेसिस। आपका जो मिड कैप फंड है वो भी ठीक है, आपका फ्लेक्सी कैप भी ठीक है। आपके पास 2 थीमेटिक फंड्स हैं। जो पीएसयू का आपका फंड है, आपने ठीक बोला कि इतना ज्यादा रन अप हो चुका है पीएसयूज में दीपाली, हमने जनरली भी देखा है। इसमें ज्यादातर सारी आपके जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं वो हैं, और बाकी सारी जो कंपनीज हैं पीएसयूज, जो बेसिकली जहाँ पे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो इंक्लूडेड है, और इस पूरे सेगमेंट ने बहुत अच्छा रन अप देखा है। तो ऐसा अगर आप इसमें पैसा डालते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज बुरी हैं, बट इतना ज्यादा मूवमेंट के बाद इसमें लमसम इन्वेस्टिंग थोड़ी सी मेरे ख्याल से डाइसी हो सकती है। और ओवर लॉन्ग पीरियड का आपका पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है आपका थोड़ा सा कोर पोर्टफोलियो क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है। आप जो पैसा ऑलरेडी लग चुका है आप उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए, पर मेरे ख्याल से आपको एक पैसिव स्ट्रैटेजी डालने की जरूरत है डेफिनेटली अपने फंड में, ताकि आपका एक लार्ज कैप का जो एक गैप आ रहा है, जो आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है आपके बाकी फंड्स के थ्रू, उसको आप कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे एक आप पैसिव फंड डाल सकते हैं, या तो आप एक लार्ज मिड कैप फंड इंक्लूड करिए, या फिर एक प्योर लार्ज कैप फंड इंक्लूड कर लीजिए, पर पैसिव में निफ्टी 50 की आप स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, या फिर निफ्टी मिड कैप 250 की स्ट्रैटेजी।
एंड इसके अलावा जो आपका दूसरा थीमेटिक फंड है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आप ओवरऑल थीमेटिक फंड्स का जो परसेंटेज है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, उसको 15% से अधिक इस स्टेज पे आप मत जाने दीजिए। पहले अपने कोर पोर्टफोलियो को आप बड़ा करिए। चलिए, ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। मार्केट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो अवेलेबल है, दैट इज अ वेरी गुड बेट। उसको जनरली हम बातें नहीं करते क्योंकि ना वो एफएनओ में है, ना कोई बहुत हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक है, बट मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट क्वालिटी और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको देखते हुए बहुत बेहतर है। हमें नहीं लगता कि करेक्शन इतना डीप होगा। वो दिख रहा है आपको क्योंकि ग्लोबली थोड़ा मार्केट्स वीक है, इसलिए इंडिया थोड़ा कहते हैं ना माथा टेक रहा है उनको, तो इसलिए हो रहा है शायद। पर अदरवाइज हमें नहीं लगता कि इतना डीप करेक्शन आपको दिखेगा, गिवन के हमारे फ्लोज जो है वो काफी अच्छे हैं। डोमेस्टिक फ्लोज की बात कर रहा हूँ। जोमेटो तो है ही है हमारा टॉपिक मतलब प्लेटफॉर्म कंपनी में टॉपिक है। फिर हमारे पास एक फार्मा रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म कंपनी जो रिसेंट आईपीओ आया था, वो उसमें हमारा काफी हद तक वो है। फिर एक D2C कंपनी थी जिसमें अगेन एक आईपीओ आया था, जहाँ पे हमें कंफर्ट है। और ऑब्वियसली फिनटेक का प्ले तो हमारा फेवरेट है, जो हमने होल्ड किया था पहले बिकॉज रेगुलेटरी एक्शन काफी था। लेकिन अभी मतलब पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों से हम ऐड करने लगे हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी कंफर्ट आ रहा है वहाँ पे। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरह से अमेरिका में बिकवाली चल रही है ना, मुझे लगता है कि ये असर पूरे फिर देश में दिखेगा। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। आप लोग हमेशा की तरह स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा, अपने एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करिएगा। CLS का ये मानना है कि IT के लिए परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदली हैं, इसलिए इसमें दबाव रह सकता है, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। इनका जो NIM है वो 60 से 70 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगा 25-26 फाइनेंशियल ईयर में। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। स्ट्रैटेजी आई थिंक मोरलेस सेम ही है। और जैसे आपने ग्लोबल मार्केट्स की बात की, एसेंशियली ये हो रहा है कि जो इंडिया की जो ट्रैक है वो ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ी अलग चल रही है और बेटर चल रही है। डोमेस्टिक जैसे थीम कहा, वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2-3 मैं कहूंगा, अगर पिछले कुछ महीनों की चेंजेस देखें, फॉर एग्जांपल क्या प्रेफरेंस चेंज हुई है, तो ब्रॉड थीम तो वही है कि डोमेस्टिक सेक्टर्स पॉजिटिव हैं। तो उसमें ऑल द फिजिकल एसेट क्रिएशन वाली जो थीम्स है, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो पॉजिटिव है ही। फाइनेंशियल्स में बैंक्स अभी रिलेटिवली चीप लग रहे हैं, लेकिन उसमें हम ट्रिगर की वेट कर रहे हैं कि किस तरह से हम इंटरेस्ट रेट्स का जो एक्शन है वो देख के फिर हम बैंकिंग, जो खास करके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। एज ऑफ नाउ हम थोड़े अंडरवेट हैं उसमें। हम विद इन द लेंडिंग कम्युनिटी हम NBFCs और कैपिटल मार्केट्स लिंक जो प्ले है उसमें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे रेट कट आएगी तो ये सब सेगमेंट्स में पहले बेनिफिट होगा। इंश्योरेंस एक मुझे लगता है सेक्टर काफी बड़ा सेक्टर है जिसने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 4-5 साल से, और अब जो उसके ट्रिगर्स है। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन हमारे साथ बनी हुई आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, और सवाल पूछने के लिए अगले कॉलर सौरभ जायसवाल दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौरभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, जैसे कि मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, मेरी 21,500 रुपये की SIP चल रही है, और एक लमसम मैंने किया हुआ है ये 361 ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर फंड में 25,000 का, और करंट वैल्यू मेरी 4 लाख है। तो मैं तो ये पता करना था कि मैं अगले 15 ईयर्स तक कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाऊंगा। ओके, तो बताइए प्रबलीन क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। इनके पास एक ही फंड है लमसम, तो जो इन्होंने 25,000 रुपये डाले हुए, बाकी इनकी 21,500 की SIP चल रही है,
और 4 लाख की फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 15 इयर्स का टाइम होराइजन है। फंड्स में क्विकली मेंशन कर दूं, आईसीआईसीआई प्रू यूएस ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एचडीएफसी डिफेंस, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल बीएससी फाइनेंशियल, एक्स बैंक, निपॉन इंडिया ग्रोथ और कोटक ब्लू चिप। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी, 21,000 21,500 की एसआईपी और इनका जो थोड़ा लमसम और जो भी करंट वैल्यू है उसके साथ ही करीबन 15 साल में दीपाली 1.3 करोड़ जमा कर लेंगे अपने लिए। और अगर ये 10% का स्टेप अप करते रहे हर साल, कि आपने अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ा लिया, तो आप 2 करोड़ तक अपना जमा कर लेंगे। और ये हमने 12% के रिटर्न्स पे देखा है। अगर अब आपके उस थोड़े अधिक रिटर्न्स मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो ज्यादा होगा, बट मेरे ख्याल से 12% इज अ मॉडरेट एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर यहाँ पे हम लोग आपके पोर्टफोलियो को देखें तो आपने 2 लार्ज कैप में एक्टिव फंड्स डाले हैं जिनका आपस में क्लोज टू 60% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है। मेरे ख्याल से आप आईसीआईसीआई के ब्लू चिप को कंटिन्यू कर लीजिए। कोटक ब्लू चिप और आपका जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, उन दोनों का भी आपस में काफी ओवरलैप है, तो मेरे ख्याल से आप कोटक को स्टॉप कर सकते हैं। और अगर ये जो पोर्टफोलियो है जो आप बना रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए बना रहे हैं, तब आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को कंटिन्यू कर लीजिए, वरना उसकी भी अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका फ्लेक्सी कैप ठीक है, एक आपका ईएलएसएस ठीक है बिकॉज ये पैसिव है। आपका स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा एंड मिड कैप फंड्स वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपके पास 2 थीमेटिक फंड्स हैं। अगेन आप ओवरवेट मत जाइएगा एट एनी स्टेज अपने थीमेटिक फंड्स में। इसको अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक ही शामिल करिएगा। एंड उसके अलावा मेरे ख्याल से आपके पास एक क्लीन स्ट्रैटेजी आ सकती है यहाँ पे आगे चल के पैसिव फंड्स की तरफ से, पर अभी मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं है आपको, बल्कि फंड्स को घटाने की जरूरत है। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को और अपने जो सेकंड आपका लार्ज कैप फंड है, उन दोनों को मेरे ख्याल से आप एक बार देख लीजिए और प्रॉबेबली उसमें आप अपना एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो जाए। ओके, बात करते हैं ब्रजेश की। ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 42 इयर्स इनकी एज है और इनकी जो मंथली एसआईपी चल रही है वो 25,000 रुपये महीने की चल रही है। 10 से 12 साल का होराइजन है, 2 करोड़ का टारगेट है और लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की हुई है 5 लाख के आसपास की। 2 से 3 साल का इनका व्यू है। अब इनफैक्ट 5 लाख का ही लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए चॉइसेस जानना चाहते हैं। अब जैसे इनके फंड्स अगर मैं क्विकली बताऊं तो इनके पास है आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, साथ ही इनके पास है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम और एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है प्रबलीन? 2 करोड़ का टारगेट प्लस 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, वो कहाँ करें? हाँ जी, दीपाली मेरे ख्याल से इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, 5 फंड से बनाया है, सो पोर्टफोलियो में मैं कोई ज्यादा चेंज नहीं यहाँ पे करूंगी। ये एक क्योंकि इन्हें बोला एक शायद इंटरनेशनल एक्सपोजर ये लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अब क्योंकि उनका इतना ज्यादा एयूएम हो गया है और आरबीआई ने अब तक हमारा लिमिट नहीं बढ़ाया इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करने का, तो जो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है विद इन द फंड वो करीबन 10 से 12% पे आके अब थम गया है। तो मेरे ख्याल से अगर ये बाहर का एक्सपोजर चाहते हैं यूएस मार्केट्स का, तो वहां पे अभी भी जो कुछ फंड्स खुले हुए हैं, एसबीआई का खुला हुआ है, 1-2 डीएसपी के फंड्स खुले हुए हैं, मोतीलाल का नास्डैक फंड, एसएनपी का इंडेक्स फंड खुला हुआ है, उसके थ्रू अपना एक एसआईपी कर ले बाहर निवेश करने के लिए। बट इनका जो टारगेट है 2 करोड़ इन 10 to 12 ईयर्स, यहाँ पे थोड़ा टाइट होएगा। ये अगर 10 साल हम देखें तो करीबन 75 लाख जमा कर पाएंगे, 12 साल में ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ बना लेंगे। तो इनको या तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन को थोड़ा आगे लेके जाने की जरूरत है या एसआईपी को बढ़ाने की, तो आप स्टेप अप कर सकते हैं, वरना आपको अपनी एसआईपी को करीबन 25 से 30,000 आपको इनफैक्ट 10 इयर्स में जमा करने के लिए ऑलमोस्ट 50,000 से अपनी एसआईपी को बढ़ाना पड़ेगा और 15 इयर्स में आपको अपनी एसआईपी को करीबन 30,000 से बढ़ाना पड़ेगा। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इन स्कीम्स के साथ चल सकते हैं अलॉन्ग विद वन पैसिव इंटरनेशनल फंड। चलिए, तो ये सजेशन दिया गया आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब फटाफट से पूछ लेते हैं प्रबलीन से उनके टॉप 4 फंड्स जो प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए टॉप 4 फंड्स आपकी तरफ से प्रबलीन। दीपाली, मेरा एक सिंपल फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी, जो लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, एक्टिव की जगह पैसिव फंड की चॉइस है। सेकंड, एक जो थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड,
जो हमें इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का एक्सपोजर देता है। इसके बाद जिनके पास ऑलरेडी काफी एक्टिव फंड्स हैं, लेट्स से लार्ज कैप या मिड कैप में, वो एक लार्ज मिड का इंडेक्स फंड जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है उससे अगेन एक अच्छा इंक्लूजन हो जाता है पैसिव्स का। और जो थीमेटिक फंड्स की तरफ जाना चाहते हैं पर स्लाइटली कंजर्वेटिव, आई थिंक इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी काफी स्ट्रांग है, सो मिराई का ग्रेटर कंज्यूमर फंड, जिससे हमें जो इंडिया का बूमिंग कंज्यूमरिज्म है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। ओके, चलिए ये रहे टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए जो कि प्रबलीन ने आपको बताए हैं। थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए और इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार। भेज सकते हैं 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस #AskAwaz लिखकर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। बात करते हैं आज के क्विक रिकैप की। हफ्ते के पहले दिन बाजार का